अगर एक सरकारी टीचर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है, इसका मतलब है कि उस सरकारी टीचर को खुद की दी हुई तालीम पे भरोसा नहीं है। इसका मतलब तो साफ साफ ये है ना कि उन स्कूलों में जो सही तालीम बच्चों को नहीं दी जाती है। बिल्कुल। सरपंच साहब, अगर मैं आपसे जानने की कोशिश करूं, आपके साबिका सरपंच जो पंचायत बिदार के अब्दुल अहद तांतरी साहब, उनका ये इल्जाम है कि यहां से प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम के लिए हर इंसान से 10-10 हजार रुपए लिए गए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वो इंटरव्यू भी हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। डायरेक्ट बात करूंगा कि 90% अबव टीचर्स ऐसे हैं, खुद वो सरकारी स्कूलों में ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूलों में तालीम दे रहे हैं। आप इस ब्लॉक में कहीं एक साकिट कहीं रिपेयरिंग के लिए नहीं दिया जा रहा है। लाइनों की हालत बोसीदा है। किसी भी स्कीम के पीछे आप देखें स्प्रिंग कवर नहीं है। लोगों को जो पानी सप्लाई किया जाता है वो उसमें कीड़े मकोड़े गंदगी से को पैसे ना दें। अगर आप किसी जीआरएस किसी सेक्रेटरी को पैसे देते हो या जेई को पैसे देते हो, अगर मेरी नॉलेज में आता है, अगर मुझे सबूत हो गया, तो सबसे पहले मैं देने वाले के खिलाफ एफआईआर लगाऊंगा, लेने वाले के खिलाफ बाद में। नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़ और मैं हूं आपका मेज़बान इफ्तिकार सोफ़ी। इस वक्त हम मंडी में मौजूद हैं और हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए मौजूद हैं सरपंच एसोसिएशन मंडी के प्रेसिडेंट रफ़ीक मदनी साहब और पंचायत बिदार के ये सरपंच भी हैं। आवाम के सवालात हैं, रफ़ीक साहब से हम वही डिस्कस आज करेंगे। रफ़ीक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए और खैर मकदम है आपका। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये अवामी मसाइल हैं और आपने मुझे वक्त दिया ताकि मैं आवाम की आवाज़ को हुकाम बाला तक पहुंचा सकूं। इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। रफ़ीक साहब, सबसे पहले हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे, आवाम के सवालात हैं। सबसे पहले आपसे मैं जानने की कोशिश करूंगा, प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम जब लेफ्ट आउट की लिस्ट मंजर आम पे आई तो बहुत सारी जो गरीब आवाम है इसमें नज़रअंदाज हुई है। आप पहले बताएंगे कि लेफ्ट आउट में आपकी पंचायत के नाम क्यों कम आए हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरी पंचायतों के मुकाबले में मेरी पंचायत में अच्छे खासे नाम आए हुए हैं। अभी भी बेदार और बलनाई के जो हैं वो 118 नाम स्टिल हैं और उसमें 112 के करीब जो हैं वो बेदार मेरी पंचायत के नाम हैं। तो दूसरी पंचायतों के मुकाबले में अगर आप देखें तो मेरी पंचायत के अच्छे खासे नाम हैं। जहाँ तक सवाल है कि अवा जो नाम हैं बहुत कम आए हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बहुत सारे मुस्तहिक, कई विडोज़, कई हैंडीकैप और कई गरीब इंसान जो बिलो पॉवर्टी लाइन से भी नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो अभी तक भी इस लिस्ट में शामिल नहीं हैं। क्योंकि जब लेफ्ट आउट का सर्वे हुआ, बड़ा मुख्तसर सा वक्त जो है हमें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दिया गया, उसमें एक बात तो ये थी कि उस वक़्त हमारे यहाँ स्नोफॉल था, फार फ्लंग एरिया था, इंटरनेट की कनेक्टिविटी ना होने की वजह से तमाम पंचायतों का लगभग जियो टैग जो हुआ वो ऑफलाइन हुआ। ऑफलाइन जियो टैग करने के बाद हमारे कई जो सेक्रेटरी हजरात जो भी डिपार्टमेंट की तरफ से लगाए गए थे, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर पे जाके कहीं ना कहीं जो है इंटरनेट की कनेक्टिविटी हासिल करके और उसे अपलोड करते थे। कई जगहों पे हमें उनकी तरफ से ये बताया गया कि डाटा में कोई कंजेशन आने की वजह से डाटा करप्ट हो गई। रफ़ीक साहब, इल्ज़ाम लगाया जाता है हमारे जीआरएसओं के ऊपर कि उन्होंने जो है जियो टैग प्रॉपर सेंड नहीं किए हैं और जियो टैग प्रॉपर सेंड ना होने की वजह से जो गरीब आवाम नज़रअंदाज हुई है। वही मैं आपको कह रहा हूं कि इसमें कोई शक नहीं है कि जियो टैग अपलोड नहीं हुआ है, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है इसमें ना तो जीआरएस, ना कोई सेक्रेटरी पंचायत, ना किसी का कोई दोष है। अगर दोष है तो वो इंटरनेट कनेक्टिविटी का है, क्योंकि उस वक़्त हमारे जम्मू कश्मीर में बैन था इंटरनेट, ठीक है, बहुत कम चलता था और हमारे इन लोगों को यहाँ से जियो टैग करने के बाद डिस्ट्रिक्ट पे जाके जो है कहीं ना कहीं से डीसी ऑफिस से या कहीं से वाईफाई के ज़रिए जो है अपलोड करना पड़ता था। कई जगहों पे डाटा जो है करप्ट होने की वजह से अपलोड नहीं हुआ और मुख्तसर सा वक्त था, उसमें कई टीमें जो हैं वो बर वक्त जो है अपलोड नहीं कर पाई और रात के 12 बजे जो है मुख्तसर वो साइट जो है वो बंद हो गई और वो डाटा जो है अपलोड नहीं हो पाई। वो ऑफलाइन की शक्ल में आज भी, लिस्टों की शक्ल में या ऑफलाइन की शक्ल में आज भी हमारे यहाँ पे जो कंसर्न डिपार्टमेंट है रूरल डेवलपमेंट, उसके दफ्तर में पड़ी हुई है। रफ़ीक साहब, अगर हम आपसे जानने की कोशिश करें, आपका जो 3 साल का सरपंच का दौर इक़्तिदार है वो इख्तिताम पजीर हो रहा है,
उसका वक्त ख़त्म हो चुका है। पंचायत बिदार के लिए आपने 3 साल में अभी तक क्या क्या किया? देखें, हमारे पास पंचायतों के पास मुख्तसर सा बजट होता है। चाहे निरगा है, पहले 13-14 एफसी था, अब यूटी बनने के बाद 15 एफसी जो आया था, अब यूटी हो गई, तो जो फाइनेंस कमीशन का फंड्स होते हैं वो यूटी को प्रोवाइड नहीं किए जाते, वो तो ख़त्म हो गया। अब ले देकर हमारे पास बचा है निरगा। निरगा में सिस्टम ऐसा होता है कि जितने भी जॉब कार्ड काम करेंगे, आपके जॉब कार्ड कितने हैं पंचायत में ये कोई मसला नहीं है। आपके जॉब कार्ड इस साल जितने जॉब कार्ड काम करेंगे, अगले साल आपका उतना ही बजट होता है। अगर बड़े कम जॉब कार्ड काम करेंगे तो अगले साल हमें बड़े कम पैसे मिलते हैं काम करने के लिए। और उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजलो करम है, इस वक्त मेरे दौर में 2 बड़ी रोडें जो है वो इस वक्त चल रही हैं। चाहे वो बिदार से फगवाड़ी रोड हो, उस पर काम चल रहा है। एक हमारी रोड जो क्या कहते हैं इसको, डारा मोहल्ला के लिए है, वो शुरू हो चुकी है। उसके बाद एक रोड जो है वो बिदार से चमर कनारी के लिए, वो काम, उस पर काम चल रहा है। 3 रोडें चल रही हैं। और फिर 14 एफसी में हमने जो काम किया है बाज़ाब्ता तौर, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप कभी टूर करें और उनको बाज़ाब्ता तौर पर आप उनकी वीडियोग्राफिंग करें ताकि एडमिनिस्ट्रेशन और आवाम तक भी पहुंच सके। काम किए हैं हमने नरेगा में जितना भी। हाँ, एक चीज़ है, कुछ मामलात में मैं सख्ती करता हूँ। मैं आपके माध्यम से गुजारिश करूँ कि शायद यहाँ हर पंचायत में दूसरी स्टेटों की तरह एमजी नरेगा को जो है, जो बेसिक एमजी नरेगा की गाइडलाइन है उसके मुताबिक यहाँ काम नहीं होता था। यहाँ कुछ चंद नरेगा के जो ठेकेदार बने हुए थे, जो लोगों के जॉब कार्ड इकट्ठे करते थे, उनकी बैंक पासबुक जमा करते थे, ठेकेदारी करते थे, उस पर मैंने बैन लगा दिया है। और मैंने पिछले साल अपनी मेरी पंचायत में हर कंप्यूटर दुकान पे एप्लीकेशन अवेलेबल है। मैंने लोगों से गुजारिश की कि आप आएँ, अपनी एप्लीकेशन ग्राम पंचायत को दें, आप जहां काम करना चाहते हो पंचायत में, जहां भी काम एमजी नरेगा का चल रहा है, आप वहां काम करें। आप जितने दिन काम करेंगे उतने दिन के पैसे आपको जो है वो बिल्कुल वागुजार कर दिए जाएंगे। ये नरेगा है, ये हर घर के लिए है। मैं आपके माध्यम से गुजारिश करूंगा अपनी पंचायत के लोगों से, खासकर मेरी गुजारिश रहेगी कि हर घर को जो जॉब कार्ड जिनके पास है वो हक रखते हैं एमजी नरेगा में काम करने का, पूरी पंचायत में 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर। जब भी नरेगा के काम चालू होते हैं, आपने वो फॉर्म एप्लीकेशन भर के ग्राम पंचायत को देना है, चाहे वो जीआरएस या सेक्रेटरी के हवाले करें या ऑफिस में दे दें कि हम काम करना चाहते हैं। पूरी पंचायत में जहां भी काम लगा हुआ है वो काम करें और अपने पैसे लें। इस सरपंच साहब, अगर मैं आपसे जानने की कोशिश करूं, आपके साबिका सरपंच जो पंचायत बिदार के अब्दुल अहद तांतरी साहब, उनका ये इल्ज़ाम है कि यहाँ से प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम के लिए हर इंसान से 10-10 हज़ार रुपये लिए गए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वो इंटरव्यू भी हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल है कि हर इंसान से, हर बेनिफिशरी से 10-10 हज़ार रुपये लिए गए हैं। तो इसकी क्या वजह है? देखें, ये कोई नई बात नहीं है कि हर किसी के साथ एक अपोजिशन होती है, ठीक है। अब किस्मतों से जो है आवाम को अगर ये जहन में आ गया कि उन्होंने मुझे चुन लिया, तो उनको ये समझना चाहिए कि मैं भी बरसरे इक़्तिदार रहा हूँ। तो उनको बल्कि अपोजिशन की शक्ल में आवाम की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। जो जेन्युइन मुद्दे आवाम के ईमानदारी से होते हैं वो आप मेरे साथ खड़े होकर अगर बुलंद करें। इस वक्त मैं खुद कह रहा हूं कि मेरी पंचायत में बहुत सारे डिजर्विंग लोग हैं, हैंडीकैप बेवाएं हैं, इंतहाई गरीब लोग हैं जो पीएमएवाई की लिस्ट में शामिल अभी तक नहीं हैं। उनको चाहिए कि वो उसकी बात करें। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि 10-10 हज़ार रुपये यहाँ से लिए गए हैं जीआरएसओं के द्वारा, वीएलडब्ल्यू के द्वारा। जी, उसके लिए मैं ये कहूँगा कि मेरे पास भी मेरा एक पब्लिक इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें मैं वक्तन फ़वक्तन हर इंफॉर्मेशन जो है अपनी आवाम तक पहुँचाता हूँ। आज कई सालों से मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बार बार कि आप किसी को पैसे ना दें। अगर आप किसी जीआरएस, किसी सेक्रेटरी को पैसे देते हो या जेई को पैसे देते हो, अगर मेरी नॉलेज में आता है, अगर मुझे सबूत हो गया, तो सबसे पहले मैं देने वाले के खिलाफ एफआईआर लगाऊंगा, लेने वाले के खिलाफ बाद में। देखिए, आवाम से मेरी गुजारिश रहेगी, किसी भी चीज़ के लिए किसी को पैसे ना दें। मैं बार बार कहता हूँ, और ये भी इंटरनेट पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं कि मैं बार बार लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि लोगों किसी को पैसे ना दें। एक हो गया इल्ज़ाम तराशी करना, एक हो गया किसी पर साबित करना। अगर उनके पास कोई ऐसे सबूत हैं, सपोज करो मैं सेक्रेटरी हूँ, आप आवाम हैं, मैंने आपसे कोई रिश्वत के तौर पर कोई चीज़ तलब की है, ठीक है, तो आप के पास आजकल दौर ऐसा है कि आजकल हर चीज़ की रिकॉर्डिंग कर लेते हैं लोग। अगर उनके पास कोई ऐसा सबूत है, वो सबूत को लेकर आ जाएं, ठीक है। जो भी उसमें मुलवस होगा उसके लिए हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन बैठी है, सरकार है,
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, नीचे से स्टेप बाय स्टेप डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर तक हैं, तो उसकी वो इंक्वायरी करेंगे और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन सरपंच साहब, जहाँ तक सवाल है महकमा जल शक्ति का, जिस तरह से हमारी गरीब और सादा आवाम से बिल्स की मांग की जा रही है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? मैं सोशल मीडिया के माध्यम से अपने फेसबुक लाइव के ज़रिए और कई आप के चैनलों के ज़रिए कई बार मैं ये गुजारिश कर चुका हूँ कि हमारे यहाँ पे 1970 और 80 दिहाई की लाइनें जो लगी हुई हैं स्कीमें, वो बोसीदा हो गई हैं, उनकी बुरी हालत है। पिछले 3 सालों से मैं सरपंच हूँ, आज तक किसी भी पंचायत को, क्योंकि मैं ब्लॉक प्रेसिडेंट भी हूँ, एसोसिएशन का भी हूँ और पंचायत कॉन्फ्रेंस का की तरफ से भी हूँ, मेरी पूरी इस ब्लॉक में कहीं एक साकिट कहीं रिपेयरिंग के लिए नहीं दिया जा रहा है। लाइनों की हालत बोसीदा है, किसी भी स्कीम के पीछे आप देखें स्प्रिंग कवर नहीं है, लोगों को जो पानी सप्लाई किया जाता है वो उसमें कीड़े मकोड़े गंदगी से भरे हुए हैं, वो पीने लायक पानी नहीं है। अगर डिपार्टमेंट अच्छी सर्विस देता है, लोगों को पीने लायक पानी देता है, जिस तरह की गवर्नमेंट जो है कमिट करती है, तो लोग ज़रूर रेवेन्यू देंगे। अगर आप इस तरह से ऐसे नाकारा सर्विस देकर, ऐसे गंदे पानी देकर लोगों से ये तवक्का रखोगे कि लोग हमें पैसे देंगे, तो मैं चाहता हूं कि ये आवाम के साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। सरकार को चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि इस पे नोटिस ले और सबसे पहले तमाम लाइनों को ठीक किया जाए, तमाम पानियों के जितने जहाँ जहाँ स्कीमें हैं उनके पीछे टैंक या स्प्रिंग कवर बनाया जाए, उनको कवर किया जाए, ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाए, लेबोरेटरी में सारे पानी टेस्ट किए जाएं और लोगों को अच्छा पीने लायक पानी दिया जाए, तो लोग ज़रूर खुद से रेवेन्यू देंगे। लेकिन अभी तक हम लोगों को वो सहूलियात सरकार की तरफ से नहीं दे रहे हैं जिसके एवज में हम उनसे रेवेन्यू मांग रहे हैं, तो ये सरासर आवाम के साथ नाइंसाफ़ी है। सरपंच साहब, एक आखिरी और अहम सवाल मैं आपसे पूछूंगा महकमा तालीम को लेके। महकमा तालीम की जो इतनी खस्ता हालत हो चुकी है, सेंटर की तरफ से या फिर यूटी की तरफ से फंड्स वागुजार किए जाते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड जो है फंड्स की इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं होती। हालांकि बात यहाँ तक है कि कुछ मतलब मैं आपसे डायरेक्ट बात करूँगा कि 90% अबव टीचर्स ऐसे हैं, खुद वो सरकारी स्कूलों में ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूलों में तालीम दे रहे हैं। आप आवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हो, इस पे आपका क्या कमेंट रहेगा? देखिए, ये हमारा सबसे अहम और सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि तालीम ही एक ऐसी चीज़ है कि जो मुआशरे को या हमारी आने वाली जनरेशन को आगे बढ़ाएगी। ये आपने तो इस सवाल का जवाब भी खुद ही दे दिया है, और क्योंकि आप इन चीज़ों को बेहतर तरीके से जानते हैं। अगर एक सरकारी टीचर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है, इसका मतलब है कि उस सरकारी टीचर को खुद की दी हुई तालीम पे भरोसा नहीं है। इसका मतलब तो साफ साफ ये है ना कि उन स्कूलों में जो सही तालीम बच्चों को नहीं दी जाती है। बिल्कुल, अगर मैं सरकारी टीचर हूं, सपोज करो मैं अपने बच्चों को प्राइवेट और अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब जो मैं दूसरों के बच्चों को तालीम दे रहा हूं वो बिल्कुल नाकारा तालीम है, मतलब उसकी क्वालिटी नहीं है। तो इसीलिए मैं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहा हूं। मैं गुजारिश करूंगा आपके माध्यम से सरकार को इस पे नोटिस लेना चाहिए कि सरकारी स्कूल ऐसे होने चाहिए जिसमें अमीर का बच्चा भी वहां पढ़े और गरीब का बच्चा भी पढ़े। गरीब का बच्चा क्यों केएस अफसर नहीं बन सकता, क्यों डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, वो प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ सकता, वो उसके पेरेंट्स जो हैं वो उसे नहीं उस तरह से पढ़ा सकते, और जो पैसों वाले हैं वो अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे प्राइवेट स्कूलों में, बड़े बड़े इदारों में तालीम देकर जो है अपने बच्चों को और आगे कर लेते हैं। अमीर दिन ब दिन जो है अमीरी की तरफ जा रहा है और गरीब जो है वो दिन ब दिन गरीबी की तरफ आ रहा है। तो इससे इस वक्त की हालत अगर आप देखें, खासकर हमारे तहसील मंडी की बात करूं, यहाँ 99% लोग जो हैं वो मजदूर पेशा लोग हैं, जो हमारे हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों में बतौर लेबर काम करके अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। इनके साथ सरकार को इंसाफ करना चाहिए, और ऐसे पिछड़े पहाड़ी इलाके जो हैं हमारे, इन पर सरकार को जो है खसूसी नज़र सानी करनी चाहिए, और यहाँ लोगों को जो है बेसिक ज़िंदगी की जो सहूलियात है, चाहे वो रोड है, बिजली है, पानी है, एजुकेशन है, हेल्थ है, ये जो है अच्छा स्ट्रक्चर देना चाहिए। एक हमारे पास हिंदुस्तान के अंदर रोड मॉडल के तौर पर दिल्ली सरकार काम करती है, हेडेड बाय केजरीवाल। उन्होंने इस वक्त पंजाब में अगर विन किया है
इतनी बड़ी मार्जिन के साथ। उसका रीजन है कि केजरीवाल जो है उसने दिल्ली में करके दिखाया। दिल्ली के आप सरकारी स्कूलों में देखें, तमाम बड़े बड़े लोगों के बच्चे इस वक्त प्राइवेट स्कूलों से निकलकर सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। आप वहां की सरकार खरीद कर लोगों को बिजली और पानी मुफ्त में प्रोवाइड कर रही है, और हमारे पास मुफ्त का पानी होने के बावजूद हमारे गरीब लोगों पर टैक्स लगाया जा रहा है। आपके माध्यम से मैं गुजारिश करूंगा, मेरे पास यहाँ पे पंचायत डनुगाम है और पंचायत बलनाई है, पंचायत छंबर कनारी है, और बाकी जितनी भी पंचायतें हैं ब्लॉक की, इन तमाम पंचायतों में अभी भी गरीब लोग हैं जो PMAY जो आवास प्लस है उसमें नहीं आ सके हैं। टेक्निकल फॉल्ट की वजह से, डाटा करप्ट होने की वजह से, स्नो फॉलिंग की वजह से टीमें दूर दराज नहीं पहुंच पाई हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि सरकार को चाहिए कि एक बार साइट फिर खोली जाए, ईमानदारी के साथ ट्रांसपेरेंट तरीके से उनको इंक्लूड किया जाए कि डनुगाम पंचायत के टोटल 4 नाम हैं, बलनाई पंचायत के टोटल 6 नाम हैं, छंबर कनारी के 350 नाम आने के बाद सिस्टम डिलीशन के नाम पर जो है कहते हैं कि सिस्टम ने डिलीट कर दिया है। सिस्टम डिलीशन के नाम पर 250 नामों को डिलीट कर दिया गया है, और उसमें बहुत सारे बेवाएं और हैंडीकैप हैं। और हाँ, एक चीज है, जब हम ईमानदारी से काम करेंगे उसमें हमें कई नाराजगियां भी आएंगी, कई तरफ से एजुटेशन भी हमारे खिलाफ हो सकती है। सरकार की वाइजा गाइडलाइन है कि जिसके पास लेंटर वाला पक्का मकान है, जिसके यहाँ घर में कोई सरकारी मुलाजिम है, वो PMAY की लिस्ट में शामिल नहीं हो सकते। PMAY पे मैं आपसे एक और सवाल जानने की कोशिश करूंगा। बहुत सारे जो गरीब लोग हैं निगलेक्ट हुए हैं, लेकिन नॉन डिजर्विंग लोग जो PMAY जुमरे में लाए गए हैं, जिन्हें मोटे मोटे लोग कहते हैं, वो किस गाइडलाइन के तहत उनको PMAY का पैसा दिया गया है? देखें, अगर कहीं 2011 की जो लिस्ट है, क्योंकि पहले जो लिस्ट चल रही थी वो 2011 का एक सर्वे था, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कंडक्ट किया था उस वक्त। उसमें उस वक्त एक आदमी था जो मजदूर था, गरीब था, उसका कच्चा मकान था। उस वक्त के जो सर्वे करने वाले थे उन्होंने उसमें उसको ले लिया। बाद में अल्लाह ताला ने उसको तरक्की दी, उसके अगर 4 भाई थे या कोई बंदा था, उसके 2-4 बच्चे थे, उन्होंने मेहनत की, मजदूरी की, मकान बनाया। कई लोगों ने, आपको अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे लोग यहाँ मजबूर हैं, वो कर्जा लेकर टीन की GIC शीटें खरीद कर अपने मकानों पर लगानी पड़ती हैं, क्योंकि वो मजदूरी करने के सिलसिले में 12 महीने घर से बाहर रहते हैं। तो उनके मकानों में अगर मिट्टी का हो तो पानी अंदर जाता है, बारिशों में बड़ी दिक्कतें होती हैं। गरीब लोग कर्जा लेकर, लोन लेकर जो है अपने मकान तैयार करते हैं। इस वक्त हमें वो नजर आ रहे हैं कि नहीं जनाब, ये तो एक ठीक ठाक बंदा है, लेकिन वो सर्वे 2011 का है। तो अब जो सरकार ने जाके गाइडलाइन निकाली है, क्योंकि ये सारी चीजें सरकार की नोटिस में जाती हैं कि भाई जिसका पक्का मकान है, अगर वो कहीं लिस्ट के अंदर है तो सेक्रेटरी पंचायत इस लिस्ट के साथ अपना एफिडेविट लगाएगा, इंश्योर करेगा एफिडेविट लगा के कि जो लिस्ट हम सबमिट कर रहे हैं, फाइनल लिस्ट प्रायोरिटी बनाकर, उसमें कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जिसके घर में कोई सरकारी मुलाजिम है, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, या किसी का लेंटेड मकान है। बहुत सारे नाम जो है उस वजह से डिलीट हो गए हैं, लेकिन बहुत सारे गरीब अभी भी बाकी हैं जिनको आवास प्लस पे चढ़ाने की जरूरत है। सरपंच साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि वक्तन फवक्तन आप आवाम की आवाज़ को बुलंद करते हैं। हम उम्मीद रखते हैं कि आपने मंडी की आवाम की आवाज़ हमारे ज़रिए से जो सुनी या अपने वीडियोग्राफिंग की, इसे आप चलाएंगे तो ज़रूर हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और UT सरकार जो है वो इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करेगी और उन गरीबों के साथ इंसाफ करेगी जिनके साथ आज तक नाइंसाफ़ी हुई है। नाजरीन, ये थे सरपंच एसोसिएशन मंडी के प्रेसिडेंट रफ़ीक मदनी साहब को अभी आप समाअत फरमा रहे थे। और जहाँ तक सवाल है महकमा तालीम का, वो लोग, वो उस्ताद जो खुद अपनी ड्यूटी गवर्नमेंट स्कूल्स में कर रहे हैं और उसके बाद अपने बच्चों को जो है बड़े बड़े स्कूलों में तालीम दे रहे हैं, यहाँ पे भी गरीब आवाम के साथ नाइंसाफ़ी है। और मैं भी आज आवाम से अपील करता हूँ कि वो भी सामने आएँ और इसके खिलाफ आवाज़ उठाएँ। आवाम की आवाज़ के लिए इफ्तिकार सोफी की रिपोर्ट मंडी से। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।